हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पूरा कर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइव्ड सब्स्टिट्यूट्स, मतलब एसिड के और पार्ट, मतलब एसिड का OH हटाकर जो अलग से एक फंक्शनल ग्रुप बना दिया जाए उनको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें आ जाएंगे सब टाइप्स कौन कौन सी: एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। हैलाइड में देखो एक्स जो लिखा है वो हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी हो सकता है। एनहाइड्राइड में जो फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हुआ है OH की जगह वो क्या है? COOR, ठीक है। एस्टर में वो OR है और अमाइड में वो NH2 है। इसी के बेसिस पर इनकी नेमिंग की गई है, ठीक है। अब पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कितना डिफरेंट या कितना सेम होता है, ठीक है। लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पर देखो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना रखा है बीच में, जिसमें 120 डिग्री एंगल दिखा रखा है तीनों बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेट होता है तीनों बॉन्ड एंगल्स के बीच में जो एंगल है, ठीक है। ऐसा ही सेम लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लगभग सेम ही रहता है। डिफरेंस कोई खास है नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जो L है, ठीक है, L को रिप्लेस क्या दिखा रहा है? L हो सकता है हैलोजन, हो सकता है OR हो सकता है, NH2 हो सकता है। L जो है वहाँ पर जो भी एटम है, जैसे हैलाइड के केस में तो वो कोई हैलोजन होगा, एनहाइड्राइड के केस में वो ऑक्सीजन होगा, और अमाइड के केस में वो एक नाइट्रोजन होगा। तो L की जगह जो भी एटम है उसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, और वो उसके p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या शो कर सकता है? बॉन्डिंग शो कर सकता है। एक ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम यहाँ पर 7.1 में दिखा रखा है। तो इस तरह की, जैसे रेजोनेंस हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन होता था उस केस में, तो इसी तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बनता था। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाकर दिखा रखा है यहाँ पर भी लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो L है, L कोई भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है अमाइड्स के केस में, हेलोजन हो सकता है एसिड हैलाइड्स के केस में, तो उनके पास भी तो लोन पेयर है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर एसिड्स की तरह ये भी शो कर सकते हैं, ओवरलैपिंग वाला, जिसमें p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं साइडवेज, ठीक है। अब नीचे जो मेन रिएक्शन एसिड हैलाइड्स शो करते हैं, सबसे पहले इसने उसी को डिस्कस कर दिया है अलग अलग डेरिवेटिव पढ़ने से पहले। जैसे हम एसिड हैलाइड अलग से पढ़े हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब पढ़ने से पहले कॉमन जो रिएक्शन सारे के सारे डेरिवेटिव देते हैं वो पढ़ रहे हैं पहले। कॉमन जो रिएक्शन फीचर या कॉमन फीचर जो एसिड हैलाइड्स का होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शो करते हैं। तो हम वो पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो L जो है वो क्या क्या हो सकता है वो इन्होंने साइड में लिख ही दिया है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिड के केस में और एसिड डेरिवेटिव्स में कंपेयर करें तो किस में न्यूक्लियोफाइल बेटर रिएक्ट कर सकता है, ये कंपैरिजन सबसे पहले हम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हमारा कार्बोनिल कार्बन एटम है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के शुरू होने से पहले ही वहाँ पर तुम्हें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में जो होता है वो सिर्फ एडिशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम का जाना और दूसरे का उसकी जगह ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और सारी की सारी चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर नीचे देखो मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप जो है वो एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। पहले हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो एडअप हो जाएगा और एक टेट्राहेड्रल स्पीशी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी शो नहीं करा था, अगले पेज पर दिखेगी टेट्राहेड्रल कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही एडअप हुआ उसके बाद ऑक्सीजन अपनी लोन जो डेंसिटी उसकी तरफ चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हुई थी वो वापस कार्बन की तरफ डालेगा और लिविंग ग्रुप L जो है वो लिविंग ग्रुप को डिनोट कर रहा है। वो एज जो भी तुम्हारे एसिड डेरिवेटिव्स में जो भी L की जगह प्रेजेंट है वो लिविंग ग्रुप का काम करेगा और वो लोन पेयर को लेकर निकल जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो है सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, यानी कि तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल ने एल को रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, नीचे वही बात फिर से समझा रखी है, लाइक इन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड डेरिवेटिव्स इज हाईली ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कह रहा है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफाइल काफ़ी रिएक्टिव होता है किसी भी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने के, तो यहाँ पर भी सेम होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एट कार्बन सेंटर इज़ हायर, मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर ईजिली अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर मेन जो दोनों स्टेप में समझाने वाली हैं, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन होकर जो स्पीशी बन रही है, मैंने कहा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। देखो नीचे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में स्क्वायर की फॉर्म में जो दिखा रखा है, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है, एडअप हुआ, एडिशन स्टेप हुआ, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। अब कह रहा है इस एडिशन में क्या क्या, ये जो आर है ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। अगर आर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आर ये जो स्ट्रक्चर में आर होगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव यहाँ पर जो दिखा रखी है, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा और इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन को फेवर करेगा। लेकिन अगर यही आर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फिजिबल नहीं रहने देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा ये क्या बोलेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स में अगर आर जो लगा हुआ है, RCOL से यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव को दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ना RCOOL, एल कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OCOR हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो एसिड डेरिवेटिव को इस शॉर्ट फॉर्म से दिखा रहा है ये अब। ठीक है, तो इस शॉर्ट फॉर्म में जो आर है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ईजी करवा रहा है, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है आर। ठीक है, वहीं अगर आर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो फिर वो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर इजीली अटैक ना कर पाए। मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर उतनी कम नहीं रहेगी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर अटैक कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप की एडिशन स्टेप में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो ये हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है मैकेनिज्म का, वो होता है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में हमने देखा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को वापस कार्बन की तरफ डालेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब ये जितना बेटर एल पे डिपेंड करेगा, जितना ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एकोमोडेट करके निकल सकता है, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, एल अपने ऊपर चार्ज डेंसिटी को जितना इजीली एकोमोडेट करके रख सकता है, स्टेबल होता है, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन को फेवर करेगा। तो यहाँ पर दो तीन टर्म्स को कंपाइल करके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बेस से समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस तरीके से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो मैंने अभी बोला उससे समझ आ ही गया होगा कि जो ग्रुप अपने ऊपर चार्ज डेंसिटी को ईजिली एकोमोडेट कर सकता है, स्टेबल हो जाता है उस चार्ज डेंसिटी के साथ, तो वो तो बेटर लिविंग ग्रुप है ही। जैसे हेलोजन, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन अपने ऊपर, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी स्टेबल रहेगी। एक हो कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके ऊपर तुम डाल दो चार्ज डेंसिटी, तो वो स्टेबल थोड़ी ना रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 तरह के हम एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, तो उनमें क्या क्या लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। वो लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पर देखो Cl नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, OR नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। तो इनमें से जो अच्छा बेस होगा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को पढ़ो पहले। The ease with which the group L is expelled depends on basicity। हमने पढ़ा है ब्रोंस्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट, तुमने पढ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंग एक बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। वो उसी को बेस कहते हैं जो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है वो लिविंग ग्रुप इजीली निकल जाएगा जो वीक बेस होगा। वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप। यानी कि अगर कोई इजीली, अगर किसी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर तो वो बेस की फॉर्म में रहना चाहता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों वापस देना चाहेगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज को जो इजीली अपने ऊपर रख सकता है एज सच और स्टेबल नहीं होना चाहता,
और बेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके वो बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहती इस बेस वाले कंसेप्ट को, लेकिन तुम अगर बेस वाले कंसेप्ट से समझ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम इस तरह समझ सकते हो। हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे इजीली अपने ऊपर चार्ज एकोमोडेट कर सकता है। अब तुम कहोगे NH2 जो है यहाँ पर सबसे लीस्ट मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है, सबसे पुअर बैड लिविंग ग्रुप यहाँ पर अमाइड आयन है, NH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर तुम कहोगे नाइट्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्यों स्टेबलाइज नहीं होने दे रहा? क्योंकि NH2 नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा बेस है। जो अच्छा बेस होगा वो बैड लिविंग ग्रुप होगा, जो वीक बेस होगा वो एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो NH2 नेगेटिव जो है वो इजीली बहुत ही फास्ट H पॉजिटिव को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बन जाता है, मतलब ये एक अच्छा बेस है, तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये एक बैड लिविंग ग्रुप होगा। क्योंकि NH2 जो है वो एक स्मॉल, ऐसे लगा सकते हो कि तुम नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये अपने ऊपर उतने अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हेलोजन का साइज़ बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज़ स्मॉल होता है। हेलोजन के केस में तो 3p ऑर्बिटल आ जाते हैं वहाँ तक जाते जाते, लेकिन नाइट्रोजन के केस में सिर्फ 2p होते हैं, ठीक है ना। इसलिए NH2 एक क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। तो इसी सीक्वेंस में ही तुम्हें याद करने हैं एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले हेलाइड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। हेलाइड में जो लिविंग ग्रुप है वो है Cl नेगेटिव, वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। एनहाइड्राइड में लिविंग ग्रुप है RCOO नेगेटिव, ये भी एक मॉडरेटली गुड लिविंग ग्रुप कहेंगे इसको। उसके बाद OR, तुम इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे एनहाइड्राइड में जो लिविंग ग्रुप है उसमें एक कार्बोनिल बीच में बॉन्ड आ गया है, कार्बोनिल ग्रुप आ गया है। एनहाइड्राइड के केस में जो लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एस्टर के केस में आते हैं OR, आर जो होगा वो कोई मिथाइल चेन होगी, तो वो उसका तो क्या होता है, प्लस का इफेक्ट, वो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए वो एनहाइड्राइड की कंपैरिजन में एस्टर क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। OR नेगेटिव जो है एस्टर के केस में जो लिविंग ग्रुप है वो OR नेगेटिव है, तो वो क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। और वर्स्ट लिविंग ग्रुप यहाँ पर है अमाइड आयन, ठीक है, NH2 नेगेटिव। तो इसी हिसाब से इनकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। कैसे? जो अच्छे से इजीली इलेक्ट्रॉन लेके और एकोमोडेट कर सकता है अपने ऊपर, वो गुड लिविंग ग्रुप, तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा, जैसे असाइल हैलाइड्स, ठीक है ना। और सबसे वीक किसकी रिएक्टिविटी होगी, सबसे पुअर रिएक्टिविटी किसकी होगी इसमें, वो होगी अमाइड्स की, ठीक है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी या फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो अभी जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा अभी ये न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमने यही तो पढ़ा है ना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसका ऑर्डर सबसे नीचे इन्हें कंपाइल कर दिया है, RCOCl, अल्काइल हैलाइड नहीं कहेंगे, असाइल हैलाइड्स, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर एनहाइड्राइड्स, फिर एस्टर्स, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं, अमाइड होते हैं, ठीक है। अब आगे इनका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर एक तरह से ये कह लो, ये जो हमने पैटर्न बना दिया है ये इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, वो ऐसा क्यों है, ठीक है, वो फिर से समझाने की कोशिश कर रहा है। पिछले स्टेप में हमने मैकेनिज्म पे पढ़ा था और मैकेनिज्म में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व थे या किस तरह वो तुम्हें समझा रहा था, वो था। अब तुम इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 2 मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखे हैं बहुत सारे, 1 2 3, 3A 3B 3C 3D, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ ऊपर जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं 1 2 3 करके, वो तो कॉमन बना रखे हैं सारों में, मतलब यही स्टेप चलेंगे मैकेनिज्म के, ठीक है। असाइल सब्स्टिट्यूशन का यही मैकेनिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ये क्या दिखाना चाहता है कि इस तरह की रेजोनेंस सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स में पॉसिबल हो सकती है। किस तरह की रेजोनेंस, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बोनिल बॉन्ड किस तरह से वो करता है, यहाँ पर
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ही पोलराइज्ड होता है ना, देखो ये समझा रही हूँ मैं, ये जो है कार्बोनिल बॉन्ड इसी तरह से पोलराइज्ड होता है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल से दिखाना चाहिए, ऐसे एज सच नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि जो एल है वो कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर अपने कार्बन की तरफ डाल सकता है और इस तरह की रेजोनेंस जो यहाँ पर दिखा रखी है वो दिखा सकता है। तो जैसे ही वो लोन पेयर डालेगा तो इस यहाँ पर जो भी एटम होगा, जैसे हैलाइड्स के केस में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगी, अमाइड के केस में नाइट्रोजन आ जाएगा, एस्टर के केस में यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और एनहाइड्राइड के केस में भी यहाँ पर ऑक्सीजन ही आएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फैक्टर लिखे हुए हैं, ग्रेटर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर 3 ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स एंड हैंस लेसर इज इट्स रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली कम ही हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर 3 है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक केस में, ये बताना चाहता है, ठीक है। अब हर एक में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा, जैसे अमाइड का पहला बनाया, फिर इसने यहाँ पर ये जो बनाया एनहाइड्राइड का बनाया, सॉरी एस्टर का, ये एनहाइड्राइड का और ये हैलाइड का, ठीक है। अब देखो एस्टर और एनहाइड्राइड का केस तो तुम्हें इजीली समझ आ ही जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना रखा है, ये यहाँ पर ये डबल नहीं दिखाना, या तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओ आएगा, यहाँ ओ आर, ठीक है। ये दोबारा से सी ओ जो लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में कौन इजीली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर सकता है। अब तुम एक हेलोजन क्या है, हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होगा। तो हेलोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी तो मायने रखता है ना। हेलोजन के ऊपर, हेलोजन कौन सी हमारी, क्लोरीन है, क्लोरीन में जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो क्यों अपने लोन पेयर को डालना चाहेगा, रेजोनेंस में जाना ही नहीं चाहेगा। मतलब जो 3D स्ट्रक्चर है वो सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, यानी कि ये जो स्पीशी बनेगी हेलोजन के केस में, सॉरी एसिड हैलाइड्स के केस में वो नहीं बन सकती, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब हेलोजन अपने लोन पेयर को लेकर वापस जाना चाहेगा, ना कि वो रेजोनेंस में डालेगा। जबकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट हो सकता है, क्योंकि कंपैरेटिवली टू हेलोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और नाइट्रोजन और कार्बन में जो है दोनों में ही 2p ऑर्बिटल होते हैं। तो जो ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर जो आता है वो आ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन में भी 2p ऑर्बिटल है और कार्बन में भी 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस पॉसिबल है। इसका मतलब इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर को कार्बन की तरफ डाल सकता है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ इनमें से, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे स्टेबल हुए अमाइड्स, ठीक है। उससे थोड़े से कम स्टेबल एस्टर और थोड़े कम एनहाइड्राइड, और सबसे कम स्टेबल कौन हुए, हैलाइड्स, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो एक 7.5 में जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, इंटर कन्वर्जन्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स बाय न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। हम किस डेरिवेटिव को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव को हम एनहाइड्राइड में भी कर सकते हैं, एस्टर में भी कर सकते हैं और अमाइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक लेस रिएक्टिव स्पीशी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोर रिएक्टिव स्पीशी को। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर एसिड हैलाइड्स होते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं, अमाइड्स होते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव स्पीशी को लेस रिएक्टिव स्पीशी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सब एसिड हैलाइड क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उनको हम तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों इससे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब एनहाइड्राइड बीइंग लेस
लेस रिएक्टिव देन एसिड हैलाइड्स, तो हम उसको एनहाइड्राइड को एसिड हैलाइड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस किस में कर सकते हैं? एस्टर और अमाइड में। इसी तरह एस्टर को अमाइड्स में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हैलाइड्स और एनहाइड्राइड में नहीं कर सकते। और अमाइड्स क्योंकि सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनको तो किसी में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे अलग अलग सब टॉपिक्स, एसिड हैलाइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम एसिड हैलाइड पढ़ेंगे। फॉर्मूला कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, ये हमने पढ़ ही लिया है, कॉमन स्ट्रक्चर। नॉमनक्लेचर भाई तुम खुद पढ़ लेना, इसमें इथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड या फिर प्रोपेनॉइल, इस तरह ऑयल क्लोराइड मतलब लगेगा। ठीक है, लास्ट में जो सफिक्स यहाँ पर देखो लिख रखा है, सफिक्स वाई क्लोराइड यहाँ पर ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे दे रखे हैं अलग से, इनको भी पढ़ लेना, नॉमनक्लेचर। प्रिपरेशन देखो किस किस से की जा सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ PCl3, PCl5 और SOCl2। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी है ये रिएक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं, सॉल्ट को भी अगर इन्हीं तीनों के साथ रिएक्ट करोगे तो भी हमें एसिड हैलाइड मिल सकते हैं। दो ही तरीके से हम एसिड हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है एज़ कंपेयर टू पेरेंट क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहाँ पर हमने देखा था डाइमर बना रहा था आपस में। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल थी, लेकिन एसिड हैलाइड्स के केस में ऐसा नहीं है। एसिड हैलाइड्स कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिक तो हमने पढ़ी ली कि ये क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन, मतलब सब्सटीट्यूशन शो करेंगे। अब वो किसको सब्सटीट्यूट कर सकता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। मतलब हम अगर एसिड क्लोराइड्स में वाटर डाल दें तो क्या हो जाएगा, जो Cl नेगेटिव वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। मतलब हम एसिड क्लोराइड्स को पेरेंट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली हाइड्रोलाइजिंग देम। वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें एसिड हैलाइड्स को तो वो अपना पेरेंट एसिड बना लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इनका वही रहेगा। देखो आगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती इन्होंने ये कर रखी है, यहाँ पर इस कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक प्रोटॉन निकल रहा है ताकि OH जो है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में देखो, क्योंकि Cl हमने अभी अभी पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो निकल सकता है, तो ऑक्सीजन से वापस चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी, और जैसे ही वो शिफ्ट होगी हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, पेरेंट एसिड, जिससे ये हैलाइड बना था। ठीक है, सेकंड देखो एल्कोहलोलिसिस, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना, कन्वर्जन इनटू एस्टर्स। मतलब हमने अभी अभी तो पढ़ा था कि एसिड हैलाइड्स को हम तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनहाइड्राइड में भी, एस्टर में भी और अमाइड में भी। तो हम वो 3 रिएक्शन भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड में अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, तो अब की बार न्यूक्लियोफाइल बदल दिया। वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, यहाँ पर क्या करेगा, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, और हमें मेन प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो हमारा एक दूसरा एसिड डेरिवेटिव है, और वो क्या है, एस्टर है। ये रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, अल्कोहल के केस में भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में भी एक बार पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हम कहाँ पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे थे अल्कोहल के साथ, तब भी तो एसिड ही बन रहा था, यहाँ पर भी एसिड ही बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहने वाला है। देखो नीचे मैकेनिज्म सबसे नीचे लिखा हुआ है, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी फिर से शिफ्ट हो जाएगी, फिर से वही एक प्रोटॉन निकलेगा ताकि तुम्हारा जो OR ग्रुप है वो स्टेबलाइज हो जाए, और उसके बाद फिर वही क्लोरीन जो है वो एक लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है, तो वापस चार्ज डेंसिटी यहाँ से जैसे ही शिफ्ट होगी वैसे ही हेलोजन निकल जाएगा, और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एस्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो HCl बनता है, तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में हमें पिरिडिल डालना होता है।
ताकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में ही चलती रहे। ठीक है, अमोनोलिसिस, थर्ड जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो कन्वर्जन टू अमाइड्स। अब हम एसिड हैलाइड्स को अमाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बिल्कुल सेम। ये जो देखो बीच में सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखो अमोनिया अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, चार्ज डेंसिटी ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एटम, एंड देन अगले स्टेप पे प्रोटॉन निकलता है एक, वो हर स्टेप में निकला है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो सब्स्टिट्यूशन का होता ही है, वापस चार्ज डेंसिटी कार्बन की तरफ आती है और हैलोजन निकल जाता है और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया है, एक अमाइड मिल गया है। ठीक है, अब कन्वर्जन टू एनहाइड्राइड अगर करना हो, एसिड हैलाइड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना हो तो किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। फिर वही पिरिडिन के साथ क्यों रिएक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर HCl एज अ साइड प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, इसलिए बार बार मैकेनिज्म इसने यहाँ पर अब की बार नहीं दिखाया है। ठीक है, अदर रिएक्शंस, अब ये सेकंड जो कॉलम इसने नीचे बनाया उसमें कहा है अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स, मतलब ये तो इसकी हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बाकी की जो रिएक्शन होंगी वो इससे थोड़ी डिफरेंट होंगी, जो एसिड हैलाइड शो कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन, नेम रिएक्शन है। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर BaSO4। ठीक है, डिपोजिटेड ओवर BaSO4, यहाँ पर पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं। पैलेडियम एक कैटलिस्ट का काम करेगा। अब साथ में देखो इन्होंने क्या लिखा है, पार्शियली पॉइजन्ड बाय द एडिशन ऑफ सल्फर या क्विनोलिन। सल्फर को इसलिए डाला गया है ताकि वो कैटलिस्ट की, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, ये हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब इसकी कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। कंप्लीट रिडक्शन मतलब पहले स्टेप में बनेगा एल्डिहाइड और फर्दर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के स्टेप पे रिडक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर सल्फर का यूज़ किया गया है एज अ पॉइजन। ठीक है, तो सर ये जो रोजेनमुंड रिडक्शन है इसमें हम हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा मतलब एल्डिहाइड रहेगा। हम इस स्टेप पर ही रिडक्शन को रोकना चाहते हैं, फर्दर रिडक्शन नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ पर इसके बाकी के एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी तरह के। ऐसे ये कह रहा है कि यहाँ पर और रोजेनमुंड रिडक्शन करवाने का बेनिफिट ये है कि बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप या कुछ और भी प्रेजेंट है उसी सेम कंपाउंड में, तो ये उनको रिड्यूस नहीं करता। जैसे यहाँ पर इन्होंने नाइट्रो ग्रुप को लिया है या फिर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया है नीचे वाले एग्जाम्पल में, तो ये अनअफेक्टेड रहते हैं। तो रोजेनमुंड रिडक्शन कराने का ये बेनिफिट है कि सिर्फ और सिर्फ एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सब अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में देखो फिर वही रिडक्शन, अभी तो हमने एल्डिहाइड की स्टेज पर रोक दिया था। अगर कंप्लीट रिडक्शन करना है तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो एसिड हैलाइड का अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दें तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो ऐसा ही हो रहा था ना। ठीक है, हमने वहाँ पर भी पढ़े थे ये अल्कोहल के केस में। उसके बाद है रिएक्शन विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोकैडमियम हमने ऑर्गेनोलिथियम पढ़े हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पढ़े हैं, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स अब एक नाम आ गया है। ये कंपाउंड्स कब यूज़ किए जाते हैं, जब कार्बन को न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना होता है। ठीक है, जब कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एंटिटी काम करता है। जैसे यहाँ पर देखो R2CD लिखा हुआ है, डाई अल्काइल कैडमियम। यहाँ पर जो ये R है इसकी क्या होगी पोलैरिटी, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ पहले भी। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें जो R होता है तुम्हारी अल्काइल पार्ट होता है, वो वैसे तो यूजुअली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इस केस में इन केसेस में क्या होता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा R, और कार्बोनिल कार्बन एसाइल क्लोराइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा एक कीटोन। ठीक है, ऑर्गेनोकैडमियम ही क्यों यूज़ किया है वो नीचे ये समझा रहा है। जब हम ये क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज़ करते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनको कीटोन की स्टेज पर नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कीटोन फर्दर भी तो रिएक्ट कर सकता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोलिथियम के साथ।
ठीक है ना। देखो नीचे इन्होंने नीचे जो 2 रिएक्शन दिखा रखी हैं वो इसीलिए दिखा रखी हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम के साथ हम एसिड क्लोराइड को जब रिएक्ट कराते हैं तो कीटोन की स्टेज पर हम उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइअल्काइल कैडमियम। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो वहाँ पर तो क्या बन रहा है, ऑर्गेनो कैडमियम में तो हमने कीटोनिक स्टेज पर ही रोक दिया, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर क्या होगा, लास्ट स्टेप में देखो दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है, इतना रिएक्टिव है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में फिर से एडिशन हो जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल हमें मिल रहा है। लेकिन ऑर्गेनो कैडमियम बीइंग लेस इलेक्ट्रो क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर जो आर पार्ट होगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक है, तो एक बार जो कीटोन बन गई ये उस पर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है ना। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो लिथियम लेते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये फर्दर कीटोनिक मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, कीटोन के भी कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं क्या, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। आगे जो रिएक्शन शो कर सकते हैं एसिड हैलाइड्स वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। ये रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ी है भाई। एसाइल पार्ट जो है वो बेंजीन पर जाकर चिपक जाता है, एसाइल पार्ट, ठीक है ना। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इस केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन रिंग से जाकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही तुमने ये सब पढ़ा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, यही पढ़ा है ना। तो उस अल्काइलेशन और एसाइलेशन जो पढ़ा है, उस एसाइलेशन में हम एसिडिक क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड्स ही तो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ रही थी, इसलिए यहाँ पर भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ जो रिएक्शन एसिड हैलाइड्स और क्या शो कर सकते हैं वो है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन हमने पढ़ी थी भाई जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अल्फा कार्बन पर हेलोजिनेशन हो जाता है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, रेड फॉस्फोरस और हेलोजेंस की प्रेजेंस में, ठीक है। अल्फा कार्बन पर जो जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से, ये पढ़ा था, ठीक है। और फिफ्थ देखो फिर से वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये वैसे ही इसने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये हमने थर्ड पार्ट में पढ़ लिया है। थर्ड जो रिएक्शन है वो यही तो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। बाकी के एसिड डेरिवेटिव्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं भाई।